अच्छा, लास्ट में हमने अभी फिगर में एज ट्रिगरिंग की बात की और मैंने आपको बताया कि एक लेवल ट्रिगरिंग भी होती है जो कि लैचेस में होती है। तो मैंने ये पिक्चर अब आपको दोबारा शो कर रही हूँ, अगेन शो कर रही हूँ, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ट्रिगरिंग टाइप्स। दिस इज नोन एज योर लेवल ट्रिगरिंग, जो कि आपके लैचेस में मोस्टली, बल्कि लैचेस में होती है लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग इज व्हाट? लेवल ट्रिगरिंग में अगर आप गौर करें तो मैंने लेवल ट्रिगरिंग कि एरोहेड जो ब्लू है वो शो किया हुआ है कि जब आपके पास आपकी वेव फॉर्म 1 पर है, ये देखिएगा ये वाली लाइन कहलाती है लेवल। दिस इज लेवल 1 पे है तो दिस इज नोन एज लेवल ट्रिगरिंग। अगर वो लेवल 0 पे है तो दिस इज नोन एज योर लेवल ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग क्या है ये देखिएगा, ये कहलाता है एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग इज बिटवीन द ट्रांजिशन लाइन, जब वो 0 से 1 में चेंज हो रहा है, दैट मोमेंट पे दिस एज इज नोन एज एज ट्रिगरिंग। एक और बात मैं आपको बताती चलूं, कहीं कहीं आप ये बात भी पढ़ लेंगे, शायद कुछ बुक्स में ये लिखी होगी कि फ्लिप फ्लॉप्स में बोथ टाइप ऑफ ट्रिगरिंग मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप तो लैचेस से ही बना होता है। लैचेस में हमारी एज ट्रिगरिंग नहीं हो सकती। उसकी रीजन, वी हैव एन इनेबल इनपुट एज अ कंट्रोल इनपुट विच इज यूजर डिपेंडेंट। तो व्हाट इज अ मस्ट इन योर लैच? लैच में आपके पास एक तो इनेबल यूजर इनपुट मौजूद है और आपके पास जो ट्रिगरिंग है वो लेवल ट्रिगरिंग है। फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास लेवल ट्रिगरिंग भी मौजूद होती है। लेवल में क्या हो जाएगा ये देखिएगा, ये लेवल 1 पर इस मूवमेंट पे, इस स्पेसिफिक मूवमेंट में आपका फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देगा, या ये 0 इस लेवल 0 पे आपका फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देगा। लेकिन चूंकि हम फ्लिप फ्लॉप को एज अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप या कैस्केडेड फॉर्म में यूज करते हैं, एक के बाद दूसरा फ्लिप फ्लॉप या तीसरा फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हमने फ्लिप फ्लॉप से मल्टीपल स्टेट्स स्टोर करवानी होती है, उनको जनरेट करवाना होता है। तो फ्लिप फ्लॉप में मोस्टली जो प्रिफर्ड ट्रिगरिंग कहलाती है वो एज ट्रिगरिंग कहलाती है। इसीलिए इनकी डिफरेंसेस में भी हम ये क्या बात कह देते हैं कि फ्लिप फ्लॉप में जो लेवल ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना, जो हम कुछ बुक्स में पढ़ भी लेंगे कि ये अच्छा लेवल ट्रिगरिंग भी पाई जाती है, एज ट्रिगरिंग भी पाई जाती है, वो इस वजह से लेवल ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट आपके फ्लिप फ्लॉप में आ जाता है क्योंकि वो लैचेस से मिलके बना होता है। लैचेस ही एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ये भी हम जो पिक्चर्स फ्लिप फ्लॉप की इंटरनल सर्किट डायग्राम देखेंगे ना ब्लॉक के अंदर, उसको ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे फ्लिप फ्लॉप की कैसी होती है और सर्किट डायग्राम भी देखेंगे फ्लिप फ्लॉप की कैसे होती है। तो आपका फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली लैचेस से ही बना होता है, इसलिए हम कहते हैं जी वो लेवल ट्रिगरिंग भी हो सकते हैं। लेकिन फ्लिप फ्लॉप चूंकि क्लॉक मौजूद होती है पल्स में, और जो हमारा सही एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जो प्रेफर्ड ट्रिगरिंग लेवल जिस पे हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएंगे फ्लिप फ्लॉप्स की, वो एज ट्रिगरिंग ही कहलाती है। एंड दिस इज व्हाट योर एज ट्रिगरिंग इज। इस एज पे आपकी आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप का चेंज होना। ठीक हो गया। नाउ वी नो कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग है उसमें हमारी एज ट्रिगरिंग ही हमने डिटेल में क्यों देखी है इन आवर फ्लिप फ्लॉप्स। एंड देयर इज टू टाइप्स ऑफ एज ट्रिगरिंग। वन इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग व्हेन योर क्लॉक सिग्नल इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, हाई लो से हाई पे जा रहा है। एंड योर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग इज व्हेन योर क्लॉक सिग्नल इज गोइंग फ्रॉम 1 to 0 स्टेट। इस पे आपके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज होती है, आउटपुट ट्रिगर होती है, एंड यू गेट द अपडेटेड आउटपुट or whatever output depending on the inputs in the previous state. अच्छा, अब स्टोरेज एलिमेंट्स में जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात कर रहे हैं और स्टोरेज एलिमेंट्स लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं, तो हम इनको दो एक ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नोन एज सिंक्रोनस स्टोरेज एलिमेंट्स एंड वन इज नोन एज एसिंक्रोनस स्टोरेज एलिमेंट्स। ये मैंने ये बात यहाँ लिखी हुई है, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एसिंक्रोनस, द स्टेट वेरिएबल्स मीन्स जो भी आपकी स्टेट ऑफ दी सर्किट डायग्राम है, क्योंकि हम स्टेट गेन करते हैं इन आवर sequential circuits, are not synchronized to change simultaneously and may change at any time irrespective of each other to achieve the next steady internal state. For example in latches में मैंने आपको बताया क्लॉक सिग्नल होता है, नहीं उसमें क्लॉक सिग्नल नहीं होता। कंट्रोल सिग्नल क्या है? इनेबल है, वो तो यूजर डिपेंडेंट डाला हुआ है। ओरिजिनल जो हमारे पास लैच था वो क्या था? उसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू मौजूद था, बेशक मौजूद था। जो इनपुट आप दे रहे थे irrespective of the presence of any other thing, सिर्फ इनपुट्स मौजूद थी, जैसी इनपुट गेन होती थी आपको आउटपुट मिल जाती थी। तो दोज स्टोरेज एलिमेंट्स विच आर, जिसका नॉर्मल एग्जांपल हम लैचेस ले लेते हैं क्योंकि हमने लैचेस अभी पढ़ लिया है इसलिए हम लैचेस ही ले रहे हैं, तो दे आर नोन एज एसिंक्रोनस स्टोरेज एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्लॉक सिग्नल नहीं है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ
क्लॉक सिग्नल, ठीक हो गया। सिंक्रोनस स्टोरेज एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? सिंक्रोनस स्टोरेज एलिमेंट्स आपके फ्लिप फ्लॉप्स कहलाते हैं। ऑल द स्टेट वेरिएबल चेंजेस आर सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड क्यों? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल, एंड दैट सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल इज आवर clock. All the state variable changes are synchronized with a universal clock signal. Universal clock signal इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि clock signal हमेशा हमारे पास इसी फॉर्म में रहता है, वो यूज़र डिपेंडेंट नहीं है। हम बहुत देर के लिए इसको 0 और थोड़ी देर के लिए 1 नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं जी ये क्लॉक सिग्नल सिंक्रोनाइज सिग्नल है, यूनिवर्सल क्लॉक सिग्नल है। जितनी देर के लिए 0 है रहेगा, उतनी ही देर के लिए 1 रहता है। जो मर्जी हम इसका ड्यूटी साइकिल या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पासिंग थ्रू 1 सेकेंड चेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी देर के लिए 0 रहेगा, उतनी ही देर के लिए 1 रहेगा। दिस इज़ अ सिंक्रोनाइज क्लॉक सिग्नल एंड नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ द सिंक्रोनस स्टोरेज डिवाइसेस फ्लिप फ्लॉप्स एंड एसिंक्रोनस को हम स्टोरेज एलिमेंट्स में हम एग्जाम्पल के तौर पे लैचेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो नाउ यू आल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन दी सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मीन्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन दी clock signal, and synchronous are those which are dependent on the synchronous clock signal. Okay, next we are going to see first of all the SR flip flop. अब एक बात याद रखिएगा, हम SR flip flops, we are now talking about the flip flops. flip flops की हम बात कर रहे हैं। circuit diagram of the SR flip flop is this. ये देखिएगा, दिस इज योर SR फ्लिप फ्लॉप की सर्किट डायग्राम, जिसको देख के सबसे पहले आपके जहन में यही आएगा, दिस इज सिमिलर टू योर SR लैच विद द कंट्रोल इनपुट। अगर आप उस सर्किट डायग्राम को निकाल के प्रीवियस लेक्चर्स में से देखें तो, और यहाँ जिन्होंने देखा होगा और जिनको याद होगा, उनको ये सबसे पहले मूवमेंट में यही क्लिक करेगा, अच्छा ये तो हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप ही बना हुआ है जिसमें हमारे पास इधर क्लॉक की जगह कंट्रोल इनपुट थी। यस, यू आर करेक्ट। क्यों? मैंने आपको सबसे पहले ये बात बोली कि लैचेस से मिलकर ही हमारे फ्लिप फ्लॉप बन सकते हैं। ये हमने डिफरेंस में भी उनका देखा कि लैचेस तो चलो एक बनता ही बनता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता ही है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द लैचेस। दे आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द लैचेस। तो ये इन शॉर्ट ये देखिएगा, ये आपका वही वाला सर्किट ही बनता है। क्यों? लेकिन अब इसमें क्या फ़र्क आ गया, ये देखिएगा, उस टाइम उधर कंट्रोल इनपुट जो कंट्रोल कर रही थी प्रोसेस को, वो इनेबल थी। इनेबल बताई थी मैंने आपको, कंट्रोल इनपुट के तौर पे उसको बोला था और उसको इनेबल भी बोला था। लेकिन अब ये फ्लिप फ्लॉप कैसे बन गया? ये हमने डिफरेंस बिटवीन द लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप में बड़ी डिटेल से देखा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है पिक्चर्स में, और ये भी हमें पता लग गया कि उनमें से एक और जो डिफरेंस होता है, ये देखिएगा, अब द प्रेजेंस ऑफ द क्लॉक, ये देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ अ क्लॉक। अब कंट्रोल इनपुट क्या है? उस लैच में, उस डायग्राम में ये पूरा अगर लैच था तो कंट्रोल इनपुट क्या थी? कंट्रोल इनपुट एक इनेबल थी, एक यूजर डिपेंडेंट इनपुट थी। इन शॉर्ट एक इनेबल थी जो मैं यूजर के तौर पे कितनी देर के लिए 1 रखूं, जितनी देर के लिए 0 रखूं, दैट इज एट माई ओन। लेकिन अब यहाँ क्या है? एक सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक सिग्नल मौजूद है। सो दिस सर्किट इज नाउ नोन एज एन SR फ्लिप फ्लॉप। अब आपको शायद डिफरेंस मजीद क्लियर हो जाए। ये प्रेजेंस ऑफ क्लॉक विल मेक इट अ फ्लिप फ्लॉप, इस सर्किट को फ्लिप फ्लॉप बनाता है। ठीक हो गया? और ये सर्किट सिमिलर क्यों है? क्योंकि हमने ये बात कर चुके हैं कि फ्लिप फ्लॉप लैचेस से मिलकर ही बनता है। ठीक हो गया? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ अ क्लॉक ओवर हियर व्हिच विल मेक दिस सर्किट डायग्राम इनटू अ SR फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब ये बात SR लैच विद द कंट्रोल इनपुट के दौरान जो प्रोसेसिंग थी, सारी की सारी इस सर्किट की प्रोसेसिंग भी सेम ही रहेगी। इन शॉर्ट अगर सोचा जाए तो प्रोसेसिंग तो चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंट्रोल इनपुट उस टाइम इनेबल थी, इस टाइम क्लॉक है, और हमने क्लॉक सिग्नल को जब अभी थॉरली अंडरस्टैंड किया है तो क्लॉक सिग्नल में क्या होता है? 0 1 0 1 0 1, यही स्टेटस आ रहे होते हैं क्लॉक सिग्नल के, स्लेव वेव के। और इनेबल भी हमने यही बात की थी कि चलो अगर वो यूज़र डिपेंडेंट भी है, मतलब यूज़र के हाथ में कंट्रोल है, तो यूज़र ने उसको 0 रखा तो वो मेमोरी में जाता था, और जब हम उसको 1 करते थे तो वो हमारी डिवाइस एक्टिव हो जाती थी, इनेबल हो जाती थी, हमारी आउटपुट्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स अपडेट होना शुरू हो जाती थी। तो क्लॉक सिग्नल में भी क्या है? क्लॉक सिग्नल भी 0 एंड 1 में चेंज हो रहा है। जब वो 0 है तो मेमोरी में चला जाएगा, और जब क्लॉक सिग्नल 1 है तो हमारी आउटपुट अपडेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी प्रोसेसिंग आप SR लैच विद द कंट्रोल इनपुट, SR लैच विद द कंट्रोल इनपुट की प्रोसेसिंग से भी समझ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ ये पूरा प्रोसीजर दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए
एक और वे में आपको ये बात समझाने जा रही हूँ, ताकि इधर वो वाला अगर किसी को प्रोसेसिंग याद है एस आर लैच विद द कंट्रोल इनपुट की, तो वो भी सोच सकता है, कोई मसला नहीं उसको भी सोचने में। वो सिर्फ फर्क क्या होगा, अब उधर कंट्रोल इनपुट इनेबल थी, यहाँ कंट्रोल इनपुट वो क्लॉक गेस कर लेगा, और हमने ये बात कर ली है जी क्लॉक भी 0 एंड 1 में ट्रांजिट हो रही होती है, 0 1 0 1 0 1, और उस टाइम भी हम इनेबल को 0 1 0 1 में ही ट्रांजिट स्टेट पे लेके आ रहे थे। तो अब सिर्फ उसमें ये फ़र्क होगा जी, आप क्लॉक रख लें उधर कंट्रोल इनपुट की जगह, और बाकी सारी प्रोसेसिंग सेम की सेम है। लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि ऐसा फ्लिप फ्लॉप की अंडरस्टैंडिंग भी आपको रिवाइज हो जाए, एक तो बेहतर हो जाए, और आपको रिमाइंड भी हो जाए कि अच्छा वो चीज़ें कैसी थी। इन द फिगर वी राइट द इक्वेशन, मैंने दो इक्वेशंस बनाई हैं। आप गौर कीजिएगा, ये वाले ब्लॉक को मैंने एस आर लैच लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल एस आर लैच जो विदाउट कंट्रोल इनपुट के तौर पे था, ये वाला ब्लॉक ये वो वाला कहला रहा है एस बार आर बार लैच, एस आर नैंड लैच सिंपल, जो विदाउट कंट्रोल इनपुट के तौर पे था, ये ब्लॉक तो वही है जिसे मैंने लेबल कर दिया एस बार आर बार लैच। और इस एस बार आर बार लैच की इनपुट्स को, इस एस बार आर बार लैच की इनपुट को मैंने मेंशन कर दिया है S1। क्यों? क्योंकि इस पूरे फ्लिप फ्लॉप की जो हमारी मेजर इनपुट, जो सही इनपुट्स मौजूद है, वो तो एक्चुअली ये है ना, एस मीन्स सेट, आर मीन रीसेट, एंड अ कंट्रोल इनपुट विच इज अ क्लॉक नाउ। ठीक हो गया। मैंने आपको ये ब्लॉक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट करके शो करके करवाया कि ये वो वाला ब्लॉक है जो एस बार आर बार लैच का था विदाउट कंट्रोल इनपुट का। और जब वो हमने अंडरस्टैंड किया था तो उसकी इनपुट्स को मैंने इस लैच, इस एस बार आर बार लैच की इनपुट को मैंने S1 लेबल कर दिया यहाँ, और इसको मैंने R1 लेबल कर दिया, मतलब इस नैंड की आउटपुट और इस लैच में जाने वाली इनपुट को S1 एंड R1 लेबल कर दिया है। क्यों लेबल कर दिया है? जस्ट ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके चीज़ों की, जो मैं अभी आगे आपको रिवाइज करवाने लगी हूँ इस पूरे सर्किट डायग्राम की प्रोसेसिंग। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी? कहती है, मेरी सबसे पहली इक्वेशन कहती है, इस S1 की इक्वेशन मेरी क्या कहती है, इस ये S1 आउटपुट ऑफ दिस नैंड है, तो आउटपुट ऑफ दिस नैंड इज इक्वल टू S1 आउटपुट इज इक्वल टू S डॉट 1 का बार। क्यों? क्योंकि दिस इज अ नैंड गेट, ये नैंड गेट है ना, दिस इज अ नैंड गेट, दिस इज अ नैंड गेट। तो नैंड गेट की आउटपुट कैसे लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल A B और C इसकी आउटपुट पे हो तो हम कैसे लिखते थे? C इज इक्वल टू A डॉट B का होल बार, यही लिखते थे ना नैंड की इक्वेशन को। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ अ नैंड वाज आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट्स जो है, इनपुट नंबर 1 इनपुट डॉट इनपुट नंबर 2 का होल बार। बार क्यों आता था? क्योंकि वी हैव अ बबल ओवर हियर, तो दिस इज अ नैंड। तो ये वही चीज इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, मैंने लिखा है S1 द आउटपुट ऑफ दिस नैंड इज इक्वल टू व्हाट? S डॉट क्लॉक, S डॉट क्लॉक का होल बार। ठीक हो गया। सिमिलरली R1 आउटपुट ऑफ दिस नैंड is equal to dot of this clock and this R और उसका होल बार। क्यों होल बार? क्यों? नैंड है, जिस तरह हम नैंड की इक्वेशन लिखते थे, आउटपुट इज इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं C लिख दूं, इसकी ये इनपुट A लिख दूं, ये B लिख दूं, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द नैंड गेट क्या होता था? C इज इक्वल टू A डॉट B का होल बार, यही होता था। मैं वही बात यहाँ लिखी हुई है, R1 इज इक्वल टू R ये वाली इनपुट डॉट ये वाली इनपुट क्लॉक एंड इसका होल बार। क्यों? क्योंकि नैंड है। अब अगर इसको मैं इस होल बार को ओपन कर दूं तो मेरे पास क्या ये इक्वेशन बन जाती है अकॉर्डिंग टू द बूलियन फंक्शंस और बूलियन डी मॉर्गन्स लॉ। एस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट, क्लॉक इज अ सिग्नल, क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, क्लॉक इज अ सिंपल सिग्नल, सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्यों? क्लॉक तो 0 एंड 1 ही है, यही है ना स्टेटस इस क्लॉक के, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एंड इसको डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन किया तो आर बार प्लस क्लॉक का बार। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब वी आर गोइंग टू स्टडी द केस नंबर 1। उसी तरीके से हम केसेस पढ़ेंगे जिस तरह हमने एस आर लैच विद द कंट्रोल इनपुट के पढ़े थे। अब मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंट वे से बात समझा रही हूँ, हालांकि प्रोसेसिंग आई रिपीट, अगर किसी को एस आर लैच विद कंट्रोल इनपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो वो उसी तरीके से ये बात भी समझ सकता है। ठीक हो गया। इस बार मैं आपको वो चीज़ रिवाइज भी करा रही हूँ और एक मुख्तलिफ अंदाज से तरीके से समझा रही हूँ, बस इतना फ़र्क है, वरना प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है। अच्छा, केस नंबर 1, इफ द क्लॉक सिग्नल इज लो,
अगर हमारा क्लॉक सिग्नल लो है, दैट इज इट इज इक्वल टू जीरो इनिशियली, देन द अबव इक्वेशन, हम इन इक्वेशंस की गेम्स के साथ ही सारा प्रोसेस रिवाइज करने लगे हैं, एक और वे से अंडरस्टैंडिंग करने लगे हैं। इक्वेशन नंबर वन इज S1 इज इक्वल टू नाउ एस बार प्लस क्लॉक का बार। हमने बोला है जी क्लॉक सिग्नल इज इक्वल टू जीरो, तो अगर हम ये वैल्यूज इस तरीके से प्लेस कर दे तो हमें क्या ये रिलेशन मिल जाता है? ये देखिएगा, ये सॉल्व करके हमें मिल जाता है, ठीक हो गया, ये मिल गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर टू में आर हमें ऐसे मिल जाएगा, हाँ बेशक ऐसे मिल जाएगा, ये देखिएगा।